Hello everyone, welcome back to Dentocent. Today we are going to discuss oral epithelial dysplasia and carcinoma in situ. Before we begin, I want all of you to subscribe to Dentocent. You can also follow me on Instagram and Facebook. In this video, we are going to cover the meaning and definition of oral epithelial dysplasia, 13 important features of epithelial dysplasia, different grades of epithelial dysplasia and carcinoma in situ. So first of all, we are going to discuss the meaning and definition of oral epithelial dysplasia. Dysplasia वर्ड को अगर स्प्लिट करें तो डिस एंड प्लेजिया, डिस मीन्स डिसऑर्डर जो नॉर्मल ऑर्डर में ना हो, प्लेजिया मीन्स ग्रोथ, तो जो डिसऑर्डर ग्रोथ हो कहाँ की, एपिथेलियम की, कहाँ की एपिथेलियम की, ओरल कैविटी की एपिथेलियम की। तो नॉर्मली हमारा ओरल कैविटी का एपिथेलियम है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स, वो लेयर्स में अरेंज्ड है। स्ट्रेटम बेसेल है, उसके ऊपर स्ट्रेटम स्पाइनोसम की लेयर्स हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है और स्ट्रेटम कॉर्नियम। जब ये लेयर्ड अरेंजमेंट ख़राब हो जाता है इन सेल्स का, ये सेल्स छोटे बड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिखने लगते हैं छोटे बड़े, और लेयर्ड अरेंजमेंट ख़राब हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेजिया। जब ये चेंजेस हमें ओरल एपिथेलियम में दिखने लगे तब हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेजिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. Now, definition of dysplasia has two parts. First part is there is loss in the uniformity of individual cells. That means जो हमें एक जैसे दिख रहे थे, जैसे बेसल सेल्स हमारे सारे क्यूबॉइडल शेप के थे, स्पाइनोसम के सेल्स सारे पॉलीहेड्रल शेप के थे, अब ये सारे सेल्स एक जैसे नहीं दिखते. सो देयर इज़ लॉस इन द यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे जो दिख रहे थे इंडिविजुअल सेल्स अब वैसे नहीं दिख रहे, और उसकी वजह से जो उनकी आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन थी वो लेयर्स में अरेंज थे. स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, अब वो लेयर्ड अरेंजमेंट ख़राब हो गई है. सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, दैट इज़ लॉस इन देयर आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन. सो dysplasia definition has two parts. How do we define dysplasia? It comprises of first thing loss in the uniformity of the individual cells, as well as second thing loss in their architectural orientation. अब ये चेंजेस कब आते हैं? ये चेंजेस एपिथेलियम के अंदर तब आते हैं जब कोई इरिटेंट आता है. सो दैट इज़ द अनदर पॉइंट अबाउट डिस्प्लेजिया. इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रोट्रैक्टेड इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. जैसे कि जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, टोबैको के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे एक्ट एज इरिटेंट एंड दे कन्वर्ट द नॉर्मल एपिथेलियम इनटू डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम. और अगर ये चेंजेस को ना रोका जाए तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो डिस्प्लेजिया इज़ कंसिडर्ड एज हिस्टोलॉजिकल कॉनोटेशन ऑफ प्री कैंसर. दैट मीन्स कैंसर होने से पहले जो चेंजेस दिखते हैं वो डिस्प्लेजिया है. तो प्री कैंसर को और समझने के लिए यू कैन वॉच द अदर वीडियो ऑन ओरल प्री कैंसर. फॉर दैट यू कैन टैप ऑन द आई बटन. अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिस्प्लेजिया और अच्छे से समझ आएगा. नाउ गुड थिंग अबाउट डिस्प्लेजिया इज़ अगर हम इस इरिटेंट को हटा दें, टोबैको स्मोकिंग को रोक दिया जाए, तो ये डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम वापस नॉर्मल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है. सो डिस्प्लेजिया इज़ रिवर्सिबल. Now we are going to discuss the features of epithelial dysplasia. Now there are about 13 important features of epithelial dysplasia. इसको समझने के लिए हम समझेंगे नॉर्मल एपिथेलियम कैसा है. नॉर्मल एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसमें लेयर्स हैं. स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स. फर्स्ट लेयर जो नीचे की तरफ है दैट इज स्ट्रेटम बेसेल. उसके सारे सेल्स क्यूबॉइडल शेप के हैं और सेम साइज एंड शेप का न्यूक्लियाई है. उसके ऊपर है हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर विच आर पॉलीहेड्रल शेप सेल्स again which are of almost same size and same shape with almost same size and shape of nucleus and location of nucleus. And above that we have stratum granulosum layer which is made up of flattened cells, and above that we have a layer of keratin that is stratum corneum. तो नॉर्मली ये सेल्स बेसल सेल्स डिवाइड करते हैं, नए सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, उनके अंदर केराटिन एक्यूमुलेट होता है और ऊपर केराटिन की लेयर बन जाती है. सो ये था हमारा नॉर्मल एपिथेलियम. अब जब इरिटेंट आता है जैसे कि टोबैको, तो ये नॉर्मल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे बेसल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं और बेसल सेल्स की ओरिएंटेशन ख़राब हो जाती है. इनका न्यूक्लियस कहीं ऊपर नीचे हो सकता है. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेजिया इज लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ बेसल सेल्स. सेकेंड फीचर इज़ हमें ऐसा लगता है कि बेसल सेल की लेयर्स बढ़ गई हैं. सो दैट इज़ द सेकेंड फीचर, बेसिलर सेल hyperplasia. Hyper means increase. So that is second feature.
अब इतने सारे सेल्स हैं यार, इनको अकोमोडेट करने के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए। तो जो सेल्स यहाँ पे अकोमोडेट होते हैं रेटिपेग के अंदर या रेटिक प्रोसेसेस के अंदर, जो कि हमारी एपिथेलियल की प्रोजेक्शन है इनटू कनेक्टिव टिश्यू, नॉर्मल में हमारी ऐसी होती है, डिस्प्लेसिया में देखें तो ऐसी हो जाती है। कैसी हो गई है ये? ब्रॉड, क्योंकि ज़्यादा सेल्स हैं, अब इनको अकोमोडेट करने के लिए बड़ा साइज चाहिए। सो दैट इज़ द थर्ड फीचर, दैट इज़ ब्रॉड और bulbous और drop shaped रेटिपेग्स और रेटिप्रोसेसेस और रेटिरिजेस। तो ये रेटिरिजेस की शेप चेंज हो जाती है। अब ये सेल्स क्योंकि डिसऑर्डर्ड वे में ग्रो कर रहे हैं तो लेयर्ड अरेंजमेंट ख़राब हो गया। तो जैसे बेसिल, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम, ये लेयर्ड अरेंजमेंट ख़राब हो गया। सो दैट इज़ द नेक्स्ट फीचर, लॉस ऑफ एपिथेलियल स्ट्रैटिफिकेशन। अब इन सेल्स के बीच में स्पेसेस आ जाते हैं क्योंकि सेल्स की आपस में जो जंक्शंस हैं वो भी वीक हो जाती है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट फीचर, लॉस ऑफ सेलुलर कोहेजन। द नेक्स्ट फीचर इज़, क्योंकि ये सेल्स का नॉर्मल फंक्शन था केराटिन बनाना, और केराटिन कहाँ बन रहा था? ऊपर जाके लेयर बन रही थी। बट यहाँ पे क्योंकि डिसऑर्डर्ड वे में ग्रो हो रहे हैं तो केराटिन कभी कभी पहले ही डिपॉजिट हो जाता है सेल के अंदर। दैट इज़ द नेक्स्ट फीचर, प्रीमैच्योर केराटिनाइजेशन। प्रीमैच्योर, ऊपर पहुँचने से पहले ही केराटिनाइजेशन हो जाती है। इसको हम डिसकेरेटोसिस भी बोलते हैं, डिसकेरेटोसिस या इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन। कभी कभी ये केराटिन लेयर्स में अरेंज हो जाता है लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं केराटिन पर्ल्स। तो ये सब हमें दिख सकता है। तो ये सारी हैं आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस, 6 फीचर्स, दैट मीन्स ओरल एपिथेलियम का आर्किटेक्चर ख़राब हो गया। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो नॉर्मली हमारा एपिथेलियल सेल ऐसा होता है, इसकी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होती है 1:4। दैट मीन्स अगर हमारा साइटोप्लाज्म 4 टाइम्स है तो न्यूक्लियस उसके 1 टाइम है। लेकिन डिस्प्लेसिया में ये रेशो बढ़ जाती है, हमारा न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो यहाँ पे हो जाती है 1:1। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म हमारा अगर 1 है तो न्यूक्लियस भी 1 है, उतना ही बड़ा है। So that is the feature for the increased nucleocytoplasmic ratio from 1:4 और 1:6 जो कि नॉर्मल होती है टू 1:1। अब इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो ये ज़्यादा स्टेन लेगा, डार्क स्टेनिंग दिखेगा। सो दैट इज़ द नेक्स्ट फीचर, न्यूक्लियर हाइपर क्रोमैटिज्म। हाइपर मीन्स मोर, क्रोमैटिज्म मीन्स कलर। सो न्यूक्लियस का कलर डार्क हो जाएगा, इसको डार्क और एक्सेसिवली डीप स्टेनिंग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई बड़े होते हैं ना, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट फीचर, एनलार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। अब ये 3 फीचर्स हैं न्यूक्लियर चेंजेस से रिलेटेड। अब न्यूक्लियस के साथ साथ सेल के साइज़ भी चेंज हो जाता है, तो हमें डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के सेल्स दिखने लगते हैं। इसको फीचर को हम बोलते हैं सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म। सेलुलर और एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियो मीन्स बहुत सारे, morphism means appearances, so different sizes and shapes of nuclei and cells। अब इसके बाद जो सेल की डिवीजन हो रही है वो अफेक्टेड है। तो नॉर्मली हमारे जो सेल्स डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा था कि वो बेसल सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन डिस्प्लेस्टिक एपिथेलियम के अंदर हमारे सेल्स ऊपर की लेयर्स में भी डिवाइड करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइडेड होता है, 2 पोल्स पे अरेंज्ड होता है, और ऐसा दिखने वाला सेल को हम बोलते हैं माइटोटिक फिगर, द सेल विच इज़ इन द डिवाइडिंग फेज। तो नॉर्मली ये माइटोटिक फिगर्स हमें बेसल लेयर में दिखते हैं नॉर्मल एपिथेलियम में, लेकिन डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम में ये माइटोटिक फिगर्स हमें ऊपर की लेयर्स में भी दिख सकते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में भी ऐसे सेल्स दिख सकते हैं। और कभी कभी ये जो माइटोसिस होता है वो नॉर्मल वे में नहीं होता, तो ये ऐसा दिखने की बजाय हमें कुछ ऐसा भी दिख सकता है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियर मटेरियल। सो हमारे पास माइटोटिक फिगर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या हैं? लेट्स सी। फर्स्ट थिंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ normal mitotic figures. Second thing is presence of
mitotic figures in superficial layers of epithelium. And the third feature is that abnormal mitotic figures can be seen. Abnormal और atypical, टिपिकल से डिफरेंट। अब ये जो 7 फीचर्स हैं ये सेल से रिलेटेड हैं और इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल एटिपिया। सो वी हैव 13 फीचर्स ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेसिया, 6 रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस एंड 7 रिलेटेड टू साइटोलॉजिकल एटिपिया। सो लेट्स क्विकली रिवाइज दीज फीचर्स। Architectural disturbances, loss of polarity of basal cells, basilar cell hyperplasia or increase in number of layers with basaloid appearance, drop shape or bulbous or teardrop shape or broad red ridges, then irregular or loss of epithelial stratification, loss of cellular cohesion, then premature keratinization जिसको हम डिस्क केरेटोसिस भी बोल सकते हैं या सिंगल सेल केरेटिनाइजेशन भी बोल सकते हैं या वहाँ पे केरेटिन पर्ल्स भी बन सकती हैं। साइटोलॉजिकल एटीपिया की बात करें तो इंक्रीज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:4 या 1:6 से बढ़कर 1:1 हो जाती है। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, डीप स्टेनिंग और डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस, एनलार्ज्ड और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, cellular and nuclear pleomorphism, different sizes and shapes of nuclei and cells, increased number of mitotic figures, presence of mitotic figures in superficial layers, and atypical or abnormal mitotic figures. Now let's quickly come to the grading of oral epithelial dysplasia. अब अगर हमें स्लाइड में डिस्प्लेजिया दिखे तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द ग्रेड ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेजिया कि वो कितना सीवियर है। तो हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं? ये सारे हमने जो फीचर्स पढ़े एपिथेलियल डिस्प्लेजिया के, अगर ये फीचर्स हमें सिर्फ बेजल लेयर में ही दिखे, बेजल या पैरा बेजल लेयर्स में ये दो हमें डिस्प्लास्टिक फीचर्स दिखें, तब हम इसको बोलते हैं माइल्ड। मीन्स कि सिर्फ ये वाली लेयर्स ख़राब हैं और उसके ऊपर की लेयर्स के सेल्स नॉर्मल हैं, एक जैसे हैं लेयर्ड अरेंजमेंट में। प्लास्टिक फीचर्स सिर्फ हमारे बेजल और पैरा बेजल लेयर में हैं और ऊपर के सेल्स नॉर्मल हैं। अगर ये डिस्प्लास्टिक फीचर्स हमारे मिड स्पाइनस लेयर तक चले जाएं, मतलब जो हमारा स्पाइनसम लेयर है उसके मिड पॉइंट तक ये सारे सेल्स में चेंजेस आ जाएं और उसके ऊपर के सेल्स नॉर्मल पड़े, तब हम इसको बोलते हैं मॉडरेट। अगर ये हमारे डिस्प्लास्टिक फीचर्स एपिथेलियम के मिड पॉइंट से भी ऊपर चले जाएं, तब हम इसको बोलेंगे सीवियर एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। और अगर ये डिस्प्लास्टिक फीचर्स पूरे के पूरे एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लें, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सरफेस तक पूरे एपिथेलियम में सेल्स में चेंजेस दिखें, दिस इज कॉल्ड कार्सिनोमा इन सीटू। सो दीज आर द 3 grades. First is mild epithelial dysplasia when the alterations are limited to basal and parabasal layer, mild. Second is moderate when alterations are seen from basal layer up to the midpoint of spinosum layer. Severe when the alterations extend from the basal layer से लेके above the midpoint of epithelium. Then carcinoma in situ if entire thickness of epithelium is involved. So that is how we grade the epithelial dysplasia. अब इसके लिए हम आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस और साइटोलॉजिकल एटिपिया के बेसिस पे भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमारा आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस और साइटोलॉजिकल एटिपिया लोअर लेयर्स में ही हो, तब हम उसको बोलते हैं माइल्ड। और अगर हमारे आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस एंड माइल्ड साइटोलॉजिकल एटिपिया मिडिल थर्ड ऑफ एपिथेलियम तक हो, तब हम उसको बोलते हैं मॉडरेट। लेकिन अगर इसी में हमारा साइटोलॉजिकल एटिपिया मार्क दिखे, तब हम उसको कंसीडर करते हैं सीवियर ग्रेड में। और सीवियर तब बोलते हैं जब आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंसेस और साइटोलॉजिकल एटिपिया एपिथेलियम के 2/3 से ज़्यादा हो, एक्सटेंड्स अप टू ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द एपिथेलियम, सो दैट इज कॉल्ड सीवियर। सो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड कार्सिनोमा इन सीटू। सो आप दोनों में से कोई भी ग्रेडिंग क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द कार्सिनोमा इन सीटू. Carcinoma in situ. So when the entire thickness of epithelium shows dysplastic feature, पूरे के पूरे epithelium में हमें dysplastic features दिखेंगे. Carcinoma in situ इसको बोला जाता है कि कार्सिनोमा चेंजेस हो गए हैं लेकिन एपिथेलियम के अंदर ही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्सिनोमा हम तब बोलते हैं जब एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के नीचे आ जाएं, जब ब्रेक इन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, दैट मीन्स इन्वेजन हो। जब तक ये फीचर नहीं होता वो हम उसको कार्सिनोमा नहीं बोलते। सो
सो बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन हमें पूरे एपिथेलियम के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा इन सीटू. तो इसलिए इसको टॉप टू बॉटम चेंजेस भी बोला जाता है. ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा एपिथेलियम विल शो डिस्प्लास्टिक फीचर्स. सो इट इज़ कॉल्ड टॉप टू बॉटम चेंजेस. अब ये फ्रिक्वेंटली स्किन पे होता है, बट ओरल कैविटी में भी ये चेंजेस दिख सकते हैं. सम अथॉरिटीज से इट इज़ अ प्री कैंसरस प्रोसेस, कैंसर बनने से पहले की ही स्टेज है. लेकिन अदर्स से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा, वैसा कार्सिनोमा जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी नहीं है, लेकिन सेल्स के अंदर चेंजेस आ चुके हैं. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इंट्रा एपिथेलियम, एपिथेलियम के अंदर ही है, ब्रेक नहीं हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इंट्रा एपिथेलियल टाइप ऑफ कार्सिनोमा. इसको इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा भी बोलते हैं. अब इसके अंदर डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम इतना डिसऑर्डर्ड है तो केराटिन लेयर कभी कभी नहीं भी दिखती, मे और मे नॉट बी देयर. और साइटोलॉजिकल एटिपिया बहुत सिवियर होता है. साइटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हमें बहुत सारे दिखते हैं और दे आर मार्क्ड. Then no invasion is there. That is important point. That means basement membrane remains intact. तो अगर हमें हिस्टोलॉजी में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट दिखे और ये सारे चेंजेस ऊपर से लेके नीचे तक दिखे, तब हम इसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू. एंड हियर यू गेट योर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कार्सिनोमा इन सीटू ऑल्सो टर्म्ड एज. It's also called top to bottom changes. So now we come to the summary. So in this video, we discuss the meaning and definition of oral epithelial dysplasia. Dis means disordered, plasia means growth. So disordered growth of epithelium, oral epithelium is oral epithelial dysplasia. Then we discuss the definition of oral epithelial dysplasia. It has two parts: loss in the uniformity of individuals, and second part is loss in their architectural orientation. Then we discuss the 13 important features of epithelial dysplasia, which can be divided into two: architectural disturbances and cytological atypia. Then we discuss grading of epithelial dysplasia, that there are 3 grades: mild, moderate and severe. Then we discussed carcinoma in situ. So carcinoma in situ is also known as top to bottom changes. That is another viva question. So that is all for this video. If you really like the video, tap on the like button, hit on the bell icon and keep following, keep sharing. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.